जब दुनिया में रहने वाले लोग खुदा के बनाए हुए इस सिस्टम से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं या कुदरत के इस सिस्टम को चैलेंज ही करने लगते हैं, तो फिर क्या खतरनाक अंजाम होता है, इसका जवाब भला चाइना से बेहतर कौन ही दे सकता है। दरअसल बात है 1949 और 50 के आसपास की, कि जब चाइना के अंदर एक बड़ा बदलाव आया और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कब्जा हो गया और यहाँ से आगाज हुआ एक नए तानाशाह के दौर का, कि जिसको दुनिया माओ के नाम से जानती है। माओ ने वैसे तो बहुत सारे ऐसे अजीबोगरीब फैसले किए थे कि जिन्होंने तबाही मचा कर रख दी थी, मगर इन बेशुमार फैसलों में से भी एक पॉलिसी ऐसी थी, एक फैसला ऐसा था कि जो आगे जाकर इंसानी तारीख में एक ही वक्त में सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेने की वजह बना। दरअसल माओ का ये मानना था कि अगर चाइनीज लोगों को वाकई अमेरिका और ब्रिटेन को टक्कर देना है और इनसे आगे निकलना है, तो फिर हमको सिर्फ चलना ही नहीं होगा बल्कि छलांग लगानी होगी। अपने इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए अब चाइना में माओ के फैसले के तहत जो जमीनों की प्राइवेट ओनरशिप थी उसको खत्म कर दिया गया और गांव के जितने भी किसान थे उनको गवर्नमेंट के अंडर में एक साथ ही खेती करने का हुक्म दिया गया। गवर्नमेंट की तरफ से ही उस दौर के जो नए और एडवांस औजार थे, जो इक्विपमेंट्स थे, जो खेती वगैरह करने में काम आते थे, वो लोगों को मुहैया कराए गए और तो और नए किस्म के ही बीज भी दिए गए। मगर इतना सब कुछ करने के बाद भी जब रिजल्ट का वक्त आया तो कुछ खास बदलाव दिखाई नहीं दिया। माओ ने परेशानी और नाउमीदी की हालत में अपने ऑफिसर्स को बुलाया और पूछा कि भाई, मैंने तो इतना जबरदस्त प्लान दिया था, मगर उसके बावजूद भी हम कुछ खास क्यों ना कर सके। जवाब मिला कि हमने तो भरपूर कोशिश की थी, लेकिन चाइना के अंदर 4 ऐसे दुश्मन हैं कि जो हमको खेती बाड़ी में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और जब तक हम उनसे नहीं निपटेंगे तो हम आगे बढ़ भी नहीं सकेंगे। पूछा कौन, तो जवाब मिला मक्खी, मच्छर, चूहा और गौरैया। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यहाँ पर चाइना की किसी और मखलूक की बात नहीं हो रही है, बल्कि उन्हीं मक्खी, मच्छर, चूहे और गौरैया की बात हो रही है जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इलाकों में भी पाए जाते हैं। खास तौर से गौरैया को टारगेट पर लिया गया और कहा गया कि जब फसल उगती है तो गौरैया दाना खाती है। बल्कि ऑफिसर्स ने तो माओ के सामने डेटा भी पेश किया और कहा कि एक गौरैया साल भर के अंदर लगभग 4 किलो दाना खा जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल में जो देश भर में अनाज पैदा होता है, जो फसल पैदा होती है, उसमें से 30% के करीब तो सिर्फ गौरैया खा जाती है। तो अगर हम इस मुसीबत से निपट लें तो फिर लाखों लोगों के लिए अनाज बचाया जा सकेगा। ये आंकड़ा सुनकर माओ को काफी हैरानी हुई और माओ को लगा कि वाकई जो मेरे ऑफिसर्स हैं उन्होंने तो कमाल की चीज नोट की है। अगर इस पर अमल किया जाए तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। फिर क्या था, चाइना के इस डिक्टेटर ने हुक्म दे दिया और हुक्म सुनते ही जितने भी ऑफिसर्स थे या बाकी नीचे के लोग थे वो इस मंसूबे को पूरा करने के लिए लग गए और उन्होंने अपने इस मालिक को खुश करने के लिए इस मंसूबे में एड़ी चोटी का जोर लगा डाला। अब इन चारों में से जो मक्खी और मच्छर थे उनको तो मारना आसान था नहीं, तो इसीलिए चूहे और गौरैया को ज्यादा निशाना बनाया गया और इन दोनों में से भी बेचारी गौरैया सबसे ज्यादा टारगेट पर आई। वजह यही थी कि जो चूहे होते हैं वो हम जानते हैं कि जमीन के अंदर कहीं छिप जाते हैं, लेकिन गौरैया हर हाल में आसमान पर दिखाई देती ही रहती है, इसीलिए उसको गुलेल वगैरह के जरिए से निशाना बनाना काफी आसान था। वैसे भी अगर गौरैया आसमान पर नहीं उड़ेगी तो या तो पेड़ पर बैठी हुई होगी या किसी तार पर या इस तरह की किसी और चीज पर, तब तो इसको निशाना बनाना और भी ज्यादा आसान हो जाता था। और वैसे भी बाकी तीनों चीजों के मुकाबले में इसको मार कर सबूत के तौर पर पेश करना भी ज्यादा आसान था। मतलब मार देने के बाद भी ये चीज आसानी के साथ प्रूफ की जा सकती थी कि किसने कितनी मारी है या फिर कहां पर मारी है। बस इसी वजह से ही फिर उस दौर में इस बेचारी छोटी सी गौरैया का कत्लेआम शुरू हो गया। नौजवान लड़के अपनी अपनी टोलियां बनाकर निकलते, जिन सभी के हाथों में एयर गन्स हुआ करती थी और जहां गौरैया दिखती फौरन गोली मार दी जाती। उनके घोंसलों को उजाड़ दिया जाता, अंडों को तोड़ दिया जाता और सबसे ज्यादा जालिमाना हरकत तो ये थी कि जहाँ पर भी कुछ गौरैया बैठी हुई दिखाई देती थी, मतलब पेड़ के आसपास में, तो वहाँ पर फौरन शोर का सहारा लिया जाता था। मतलब ढोल वगैरह या इस तरह की जो बाकी चीजें होती हैं उनको फौरन बड़े लेवल पर बजाना शुरू कर दिया जाता था। इतनी ज्यादा आवाज की जाती थी कि वो गौरैया वहाँ पर बैठ ही नहीं पाती थी, और जब वो घबरा कर वहाँ से उड़ती थी और काफी वक्त तक बैठ ही नहीं पाती थी, उड़ते उड़ते थक जाती थी तो गिरकर दम तोड़ देती थी। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि अपने उस लीडर को सिर्फ खुश करने के लिए लोग इस हद तक चले गए
गए कि उन्होंने चाइना के बड़े बड़े शहरों, छोटे मोटे गांव, हर जगह पर इस तरह के पोस्टर्स लगा दिए थे जिन पर यह लिखा होता था कि गौरैया को मारो और देश को बचाओ। इसीलिए लोगों ने तो अब गौरैया को कत्ल करने, उसको खत्म करने के नए नए तरीके भी इजाद कर लिए थे। बहुत सारे लोग अब अपने खेतों में ऊंचे बांस के डंडे लगाया करते थे और उनकी बिल्कुल ऊपरी साइड पर गोंद लगा दिया करते थे। बेचारी थकी हारी आई गौरैया अगर उनके ऊपर बैठ जाया करती थी तो फौरन चिपक जाती थी और चिपकते ही उसको वहीं पर कत्ल कर दिया जाता था। लोग तो इस हद तक चले गए थे कि अब उन्होंने गौरैया को कत्ल करने में रिकॉर्ड बनाने भी शुरू कर दिए थे। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि चाइना के एक गांव में एक लगभग 16-17 साल के लड़के को इसलिए बड़े इनाम से नवाजा गया था क्योंकि उसने 20,000 गौरैया को कत्ल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। मतलब ये कि अब चाइना के बहुत सारे गांव, कस्बे, शहर अपने यहाँ पर गौरैया को कत्ल करने का बाकायदा कंपटीशन रखने लगे थे। एक मामला भी काफी मशहूर है कि जब एक गौरैया एम्बेसी के अंदर चली गई थी। अब जाहिर सी बात है, एम्बेसी किसी दूसरे देश की होती है, उसके ऊपर उसी का अधिकार चलता है और वहाँ की इजाजत के बगैर कोई बाहर का इंसान उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है। यही वजह है कि जो गौरैया उसके अंदर गई वो महफूज भी रही। देखते ही देखते बहुत सारी चिड़ियों ने अब अपना ठिकाना इसी एम्बेसी को बना लिया, लेकिन लोगों ने इन चिड़ियों को यहाँ पर भी नहीं बख्शा। उन लोगों ने एम्बेसी को घेर लिया, विरोध करना शुरू कर दिया, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वही ढोल बाजे बजाने शुरू कर दिए कि वो जो आम तौर पर गौरैया को कत्ल करने से पहले और उनको उड़ाने से पहले बजाया करते थे। ये सारे लोग एम्बेसी के बाहर से उस वक्त तक नहीं हिले कि जब तक एम्बेसी के अंदर मौजूद सारी गौरैयों को खत्म नहीं कर दिया गया। 2 दिन के बाद फिर एम्बेसी के जो लोग थे उन्होंने फावड़े के जरिए से इन गौरैयों की जो लाशें थीं, जो बॉडीज थी, उनको बाहर निकाल कर फेंका। इस पूरी मुहिम का, इस पूरे कत्लेआम का असर ये हुआ कि चंद महीनों के अंदर ही लाखों करोड़ों की तादाद में गौरैयों को कत्ल किया गया और अब चाइना के अंदर गौरैया नजर ही नहीं आ रही थी। लोग काफी खुश थे और उनके लीडर, उनके डिक्टेटर माओ भी काफी खुश थे। और ये लोग खुश होते भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने अपने इतने बड़े मंसूबे को पूरा कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि लोगों की ये खुशी ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह सकी, क्योंकि अब जवाबी कार्रवाई का वक्त आ चुका था। दरअसल माओ को लगा था कि जब उन्होंने इतने बड़े और मुश्किल मंसूबे को कामयाबी के साथ अंजाम दे दिया है तो अब जो फसल पैदा होगी, जो भी अनाज होगा, वो क्वांटिटी में सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो लोग हक्का बक्का रह गए, क्योंकि जो फसल थी वो न सिर्फ पहले के मुकाबले में घट गई थी बल्कि हद से ज्यादा घट गई थी। माओ ने एक बार फिर से अपने ऑफिसर्स को और बाकी नीचे के लोगों को बुलाया और सवाल किया कि जो आपने कहा था वो तो सब कर दिया गया, तो भला अब क्या प्रॉब्लम है। ऑफिसर्स और बाकी एक्सपर्ट्स ने माओ के कहने पर अब छानबीन शुरू की, लेकिन भरपूर दिमाग लगाने के बावजूद भी वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, और न ही इसका कोई सॉल्यूशन निकाल पा रहे थे। आखिरकार चाइनीज लोगों के काम आई उसी मरी हुई गौरैया की एक लाश। दरअसल उस दौर में चाइना की 2 वैज्ञानिकों ने जब एक मरी हुई गौरैया का पोस्टमार्टम किया तो अंदर जो चीज उन्होंने देखी उससे उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने नोट किया कि गौरैया का जो पेट होता है उसके पेट के 4 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा ही उस अनाज से भरा हुआ है, जिस अनाज की खातिर चाइना के लोगों ने लाखों करोड़ों की तादाद में गौरैया को दौड़ा दौड़ा कर साफ कर दिया था। जबकि बाकी बचे हुए पेट के जो 3 हिस्से हैं वो उन कीड़ों से भरे हुए हैं, जो कीड़े फसलों के ऊपर आते हैं और फसलों को बर्बाद करते हैं। जिसका मतलब ये बनता है कि ये खास चिड़िया उन फसलों को चाट नहीं रही थी, बल्कि जो कीड़े फसलों को बर्बाद करते हैं उनको साफ करके उस फसल को महफूज बना रही थी। मगर जाहिर सी बात है, जो होना था वो हो चुका था। चाइना की अवाम अपने लीडर को खुश करने की खातिर एक बड़ा कांड कर चुकी थी और अब उसके अंजाम को भुगतने का वक्त आ चुका था। माओ और उनके लोगों को ये तो समझ आ ही चुका था कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, लेकिन जब तक उनको ये समझ में आया था तब तक काफी देर हो चुकी थी और अब तबाही शुरू हो चुकी थी। टिड्डी दलों ने खेतों के खेत बर्बाद कर दिए और जो कीड़े थे उन्होंने अपना असर अलग दिखाया। चाइना के अंदर फसल बढ़ना तो दूर, बल्कि अब ऐसी घटती चली गई कि कुछ दिनों के बाद ही चाइना के अंदर कहत पड़ गया। मतलब हिंदी में कहें तो पूरी तरीके से अकाल पड़ गया। चाइना के एक जर्नलिस्ट हैं, नाम है यांग जिशेंग। इन्होंने चाइना की हिस्ट्री पर एक किताब लिखी है, टॉम स्टोन। उसके अंदर इन्होंने लिखा है कि उस वक्त चाइना के अंदर ऐसा कहत पड़ा, ऐसा सूखा पड़ा कि लोग
लोग अनाज न होने की वजह से फौरन ही बड़ी तादाद में मरना शुरू हो गए। इनके मुताबिक तो ये अकाल इतना ज्यादा खतरनाक था कि लोग अब अपने बच्चों तक को मारकर खाने लगे थे, मतलब कि इंसान आदमखोर बन गए थे। चाइना के अंदर ये हालात अगले 3 साल तक रहे, मतलब फसल वगैरह वहाँ पर पैदा ना हो सकी, अनाज था ही नहीं तो लोग भूखे मरने लगे। और इन 3 सालों के अंदर 3.5 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ के बीच लोगों की मौत हुई थी। अब याद रहे, क्योंकि यहाँ पर बात चाइना की चल रही है, तो चाइना आमतौर पर हमेशा से ही डेटा छुपाने के लिए मशहूर है, तो ये भी शायद कम से कम ही होगा, वरना मरने वाले लोगों का आंकड़ा और भी ऊपर होगा। इस छोटी और मासूम सी गौरैया से चाइना को ये दुश्मनी कितनी महंगी पड़ी थी, इस बात का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिर हड़बड़ाहट में 1962 में ही चाइना की गवर्नमेंट ने पड़ोसी देश मतलब कि रूस से 2.5 लाख के करीब गौरैया अपने यहाँ पर मंगाई, और फिर उनके ऊपर पूरी जान लगा दी गई। हर कोशिश की गई कि किसी तरह से जल्द ये अपनी नस्लों को आगे बढ़ाना शुरू कर दें, और इस तरह से फिर धीरे धीरे चाइना में एक बार फिर से खेती बाड़ी का माहौल ठीक हो सका। आखिर में जाते जाते बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते चलें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।